नमस्कार। आज हम इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर जो हाल ही में ज्वालामुखी फटा है, माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी, उस पर बात कर रहे हैं। जी, ये एक महत्वपूर्ण घटना है हाल की। हाँ, तो हमारे पास एक पॉडकास्ट का अंश है इस बारे में और हम कोशिश करेंगे समझने की कि असल में वहाँ क्या हुआ और इसके मायने क्या है। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो जानकारी के हिसाब से मंगलवार शाम को करीब 5:15 बजे के आसपास। हाँ, लगभग 5:35 पर। अच्छा, तो उस समय लेवोटोबी लाकी लाकी, ये वो ज्वालामुखी है ना जिसकी 2 चोटियां हैं? हाँ, वही, वो फट पड़ा। और ये कोई छोटा मोटा विस्फोट नहीं था, है ना? राख का गुबार बहुत ऊंचा गया। बहुत ऊंचा। आप सोचिए, लगभग 11,000 मीटर आसमान में। 11,000 मीटर, ये तो मतलब जहां आमतौर पर प्लेन उड़ते हैं उस लेवल तक। जी हाँ, बिल्कुल। और ये तब है जब ज्वालामुखी खुद लगभग 1584 मीटर ऊंचा है। ओह! तो राख का जो स्तंभ था, वो असल में चोटी से भी कोई 10,000 मीटर और ऊपर गया। एक घना भूरे रंग का बादल बन गया था। बाप रे! जाहिर है इतना बड़ा विस्फोट देखकर तो अधिकारियों ने फौरन कुछ किया होगा। बिल्कुल। उन्होंने तुरंत इंडोनेशिया की जो 4 स्तरीय चेतावनी प्रणाली है, हाँ, उसका सर्वोच्च अलर्ट मतलब लेवल 4 जारी कर दिया। लेवल 4 यानी सबसे गंभीर स्थिति। हाँ, इसका मतलब होता है कि बड़े विस्फोट का खतरा बहुत ज्यादा है और आसपास के लोगों को तुरंत हटाना जरूरी है। और इसीलिए फिर लोगों को निकाला गया, सैकड़ों लोगों को। जी, आपातकालीन निकासी करनी पड़ी। सैकड़ों निवासियों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। शुरुआत में कोई हताहत या नुकसान की खबर थी? नहीं, शुरू में ऐसी कोई खबर नहीं आई, वो हनीमत रही। पर हाँ, लावा बहने का खतरा जरूर बताया गया था। और इतनी राख हवा में उड़ानों का क्या हुआ? कुछ असर पड़ा? देखिए, फौरन तो ये स्पष्ट नहीं था, लेकिन इतनी ऊंचाई तक राख जाने पर असर पड़ना तो स्वाभाविक है। अच्छा, और अधिकारियों ने सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए? मतलब कोई दायरा तय किया होगा? हाँ, पहले तो उन्होंने विस्फोट के केंद्र से 6 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह की गतिविधि पर रोक लगा दी। 6 किलोमीटर? जी, लेकिन बाद में जब स्थिति का और आकलन हुआ, तो इंडोनेशिया की भूविज्ञान एजेंसी के जो प्रमुख हैं, मोहम्मद वाफिद, हाँ। उन्होंने ये सुरक्षित दायरा बढ़ाकर 7 किलोमीटर कर दिया। अच्छा, दायरा और बढ़ा दिया। हाँ, क्योंकि देखिए, शुरुआती विस्फोट के बाद एक और बड़ा खतरा होता है, वो क्या? जिसे लहार कहते हैं। लहार, ये क्या चीज है? ये असल में ज्वालामुखी की राख, चट्टानों और मलबे का एक तरह का कीचड़ होता है। ओह, मतलब कीचड़ का सैलाब जैसा। हाँ, बिल्कुल। और ये खतरा तब और बढ़ जाता है जब इलाके में भारी बारिश हो जाए। वो पानी, राख और मलबे को बहा ले जाता है। हाँ, समझ गए। तो खतरा सिर्फ विस्फोट या लावा का ही नहीं है, ये लहार भी एक बड़ी चिंता है। बिल्कुल सही। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को क्या सलाह दी होगी? शांत रहने को कहा होगा। हाँ, मुख्य सलाह ये थी कि लोग शांत रहें, घबराएं नहीं, और सबसे जरूरी कि सिर्फ आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें। जैसे कि ज्वालामुखी विज्ञान विभाग, हाँ, उन्हीं पर। ताकि गलत सूचनाएं या अफवाहें ना फैले। और जो भी सुरक्षा निर्देश दिए जा रहे हैं, उनका पालन करें। और ये जानना भी शायद जरूरी है कि ये ज्वालामुखी लेवोटोबी लाकी लाकी, ये कोई सोया हुआ ज्वालामुखी तो नहीं था जो अचानक जाग गया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सही कह रही हैं। इसका इतिहास है सक्रिय रहने का। अच्छा। हाँ, पिछले साल ही नवंबर में इसमें कई बार विस्फोट हो चुके थे। ओ, पिछले साल भी? जी, तो ये दिखाता है कि ये लगातार सक्रिय रहता है। और अगर हम थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें, मतलब पूरे इंडोनेशिया के संदर्भ में? हाँ, पूरा इंडोनेशिया ही असल में रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। हाँ, ये तो सुना है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। वही, ये प्रशांत महासागर के किनारे का वो क्षेत्र है जहां धरती की टेक्टोनिक प्लेटें आपस में मिलती हैं, टकराती हैं। और इसीलिए वहां इतने ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। बिल्कुल। इंडोनेशिया में ही 120 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं, तो वहां इस तरह की भूगर्भीय गतिविधि काफी आम है। ये विस्फोट भी उसी बड़ी तस्वीर का एक हिस्सा है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे एक शक्तिशाली ज्वालामुखी फटा, कितनी ऊंचाई तक राख गई, फिर कैसे तुरंत प्रतिक्रिया हुई, वो सर्वोच्च अलर्ट, लोगों को निकालना। जी, और फिर आगे के खतरों की चेतावनी जैसे लावा और खासतौर पे लहार। हाँ, और ये सब उस बड़े रिंग ऑफ फायर के पैटर्न में फिट होता है। बिल्कुल। ये घटना हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और जो समुदाय ऐसे भूगर्भीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में रहते हैं, उनके लिए लगातार सतर्कता और तैयारी कितनी जरूरी है। ये एक निरंतर चुनौती है। हाँ, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब प्रकृति की ताकतें इतनी अप्रत्याशित हो सकती हैं, तो इंसान, समुदाय और विज्ञान लगातार कैसे खुद को ढालते हैं इनके साथ रहने के लिए। ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। अनुकूलन और तैयारी ही कुंजी है।